जय हिंद। देखिए आज 5 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। चीन की जो चाल म्यांमार में है वो भी गड़बड़ पड़ गया, नेपाल में भी फंस गया, और इधर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ जो 2003 के समझौते को आगे बढ़ेगा। और एलटीटी के मैटर पे और यूएन के मैटर को लेकर श्रीलंका ने भारत से अपील किया है। तो हमारे 4 महत्वपूर्ण पड़ोसियों से लेकर और चारों का लिंकअप चाइना से ही है। ये 4 मुद्दा। उसके बाद 5वां मुद्दा जो हम लोग के ट्वीट को इग्नोर किया गया, तो उसके बाद आगे की स्टूडेंट्स की क्या रणनीति रहेगी, गवर्नमेंट तक कैसे बात को पहुंचाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए म्यांमार में जो अभी चल रहा है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सेना ने स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव जरूर कराएंगे लेकिन 1 साल के पहले चुनाव नहीं कराएंगे। सड़कों पर टैंक घूम रही है, वहां गोलियां भी चलाई गई हैं। इंटरनेट को बंद किया गया है, लेकिन जिस जगह पर इंटरनेट है वहां पर बिजनेस को चलाने के लिए इंटरनेट है, वहां पर यूज किया जा रहा है। अब इसी सड़कों पे देखेंगे तो चाइना के खिलाफ लोग वहां प्रदर्शन करने लग रहे हैं। यहां उनका सीधा करना है चाइना गो आउट। अब चाइना यहां डबल फंस गया है। वो आंग सान सू की के साथ भी था और वो सेना के साथ भी रहना चाहता है। देखिए आंग सान सू की का ऐसा कहा जाता है कि इनका भारत की ओर झुकाव है। हालांकि जब ये चुनाव नहीं जीती थी तो इनका भारत के प्रति झुकाव था, लेकिन इन्होंने चाइना से भी बहुत अच्छे संबंध को रखा था। आंग सान सू की ना जब म्यांमार में रोहिंग्या समस्या थी तो आंग सान सू की ने रोहिंग्या समस्याओं पे आंख बंद कर लिया और इन्होंने कह दिया कि जो सेना रोहिंग्या को मार रही है वो मतलब गलत नहीं है। अब ये रोहिंग्या समस्या म्यांमार की थी, लेकिन आप खुद देखिए ये रोहिंग्या समस्या जो म्यांमार की थी, यहाँ ऐसा हुआ कि भारत तक को झेलना पड़ गया। ये रोहिंग्या सोचिए बांग्लादेश पार करके भारत आके दिल्ली तक में आके मांग करने लगे कि हमारी मदद किया जाए। सोचिए ये तो म्यांमार का दिक्कत था, उसने पूरे एशिया का इसका खरमंडल मचा दिया। इस वजह से पूरी दुनिया थी आंग सान सू की आलोचना करने लगी और आंग सान सू की जब आलोचना हुई तो ये रोहिंग्या का समस्या चला गया यूएनओ में और यूएनओ ने आंग सान सू की के सरकार के ऊपर उस समय और म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगाने लगा। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने वहां पर म्यांमार को बचा लिया। जब चुनाव हुआ तो आंग सान सू की चुनाव जीती और ये म्यांमार और चाइना के रिश्ते को अच्छा करने के लिए चाइना के दौरे पे गई। चाइना ने म्यांमार में बहुत अच्छा खासा भारी भरकम निवेश किया, चाहे उसमें वो बिजली घर हो या फिर इंडस्ट्रियल पार्क हो, एयरपोर्ट या बड़े बड़े बिजली के डैम बनाने हो, हर एक काम को किया था। लेकिन अचानक से सेना द्वारा तख्ता पलट कर देने से चीन भी थोड़ा सा चिंतित है। लेकिन चीन सेना की ओर भी हाथ बढ़ा के रख रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसके निवेश को मतलब आउटकम चाहिए तो उसे सेना का साथ भी देना पड़ेगा। सेना जिस तकनीक से वहां पे इंटरनेट को दबा रही है और पब्लिक को सप्रेस कर रही है, वो सारे इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर चाइना मुहैया करा रहा है म्यांमार में। इसलिए म्यांमार की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। पूरा विश्व इस ओर देख रहा है। चाइना ने पे भी रोक भी लगा दिया यूएन में कि कोई आंतरिक मतलब बाहरी दबाव चाइना म्यांमार में काम न कर सके। लेकिन म्यांमार क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं चीन की जो नेपाल की पॉलिसी थी ओपी साहब को वो भारत के खिलाफ कर रहा था, वो भी अब सफल होती नहीं दिख रही है। नेपाल के पार्लियामेंट में 275 सीट है, सरकार बनाने के लिए कम से कम 138 सीट चाहिए। वहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन वहां मेनली कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। 2 ठो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक केपी शर्मा ओली की और एक प्रचंड साहब की जो पुष्प कमल दहाल है। अब इनकी 84-90 इन लोगों की मिलाकर जो सीटें हो जाती हैं 174 सीट, यहां पर इन लोगों ने सरकार चलाया था। लेकिन इस सरकार में केपी शर्मा ओली जो थे वो अपने को सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे, बाकी नेताओं की वैल्यू नहीं करते थे। पार्टी के अंदर उन्हीं के खिलाफ बगावत चलते आ रही थी और इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। वहां पे वो चाइना की जो एम्बेसडर कॉन्वाई, उन्होंने बहुत ज्यादा केपी शर्मा ओली का खुल के सपोर्ट किया था। लेकिन अभी क्या है, वहां की जनता खुद केपी शर्मा ओली से उब गई है और यहां पर ओली साहब के खिलाफ भी माहौल तैयार हो रहा है। और अगर गठबंधन टूटता है तो देखिए यहां पर ओली साहब के अलावा और भी पार्टियां हैं। प्रचंड के पास दोनों बहुमत है, मतलब अगर इन दोनों से अगर ये गठबंधन कर लेते हैं तो प्रचंड साहब की सरकार बन जाएगी। इन सब को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वहां का जो संसद भवन है उस संसद भवन को भंग कर दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संविधान के हिसाब से नेपाल के जो संविधान है वहां संसद को भंग करने की व्यवस्था नहीं है। जब कभी भी संसद को भंग कर दिया जाता है तो किसी भी सांसद एमएलए एमपी के पास कोई भी पावर नहीं रह जाता है, सारा पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। भारत में ऐसी घटना होती है जब चुनाव होता है। तो आप देखिएगा चुनाव के समय कोई नेता होता से मंत्री का कोई पावर ही नहीं रह जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री का थोड़ा पावर बच जाता है ताकि राज्य को संभालना भी तो है, और केंद्र में प्रधानमंत्री का बच जाता है। बाकी सारे लोग का पावर खत्म हो जाता है, आचार संहिता के टाइप का माहौल हो जाता है। तो केपी शर्मा ओली ने
संसद को भंग कर दिया और सारा का सारा पावर केपी शर्मा ओली के पास चला गया। हालांकि वहां की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उनको इस तरह का हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जो असंवैधानिक है, फिर भी इन्होंने किया, जिसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और इसका मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओली साहब ने जो संसद भंग किया ये गैर संवैधानिक है। 8 मार्च को, मतलब आने वाले 8 मार्च को संसद में आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत है। अब इसमें ओली साहब का बहुमत बहुत कम दिख रहा है और ये उम्मीद किया जाता है कि शायद प्रचंड साहब की सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओली भारत के बहुत ज्यादा खिलाफ है या प्रचंड जो आ जाएंगे वो भारत के समर्थन में। लेकिन हाँ ये है कि प्रचंड जो है वो पूरी तरह से भारत के खिलाफ नहीं है, जिस तरह केपी शर्मा ओली पूरी तरह खुल के भारत के खिलाफ आ गए थे। ओली साहब के लाख चाहने के बाद भारत और नेपाल के संबंधों में कोई ज्यादा खटास देखने को नहीं मिला। भारत सरकार भी जो नेपाल के थल सेना होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, उन्हें ऑनरेबल हमारे थल सेना अध्यक्ष की उपाधि दी जाती है। इवन हमारे जो थल सेना प्रमुख थे नरवणे साहब, वो नेपाल के दौरे पे थे तो उन्हें वहां की विद्या देवी भंडारी जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें वहां की ऑनरेबल सेना अध्यक्ष दिया। ऐसे समझिए कि नेपाल का सेना अध्यक्ष भारत का भी सेना अध्यक्ष होता है, इज्जत के तौर पर हम दिए जाते हैं। और भारत का सेना अध्यक्ष भारत के साथ साथ नेपाल का भी हो जाता है और नेपाल के लोग ऑनरेबल हम लोग को ये पुरस्कार मतलब एक तरह से देते हैं। तो इसमें चाइना की लाख कोशिश के बावजूद भारत के रिश्ते अच्छे रहे। इसमें सबसे बड़ा रीजन जो था वो कोरोना वैक्सीन को लेकर था। भारत अब तक जितने देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया है उन्हें वैक्सीन के साथ साथ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है, कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कौन सा फ्री चेन लगाना है, हर एक तरह से किस तरह से ड्राई रन होगा, बकायदा ट्रेनिंग के साथ दिया है। और सबको उम्मीद था कि चाइना में ये वायरस आया वहां से वैक्सीन निकलेगा, वहां पे कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वो वैक्सीन को तो पाकिस्तान में अभी उसको ट्रायल किया जा रहा है, जिसके कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। उधर पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक समझौता हुआ था 2003 में, जिसे कहते हैं सीज फायर। सीज मतलब होता है रोक देना, फायर मतलब गोली चलाना। तो बॉर्डर पे दोनों देश आपस में गोली नहीं चलाएंगे, ये समझौते हुए थे 2003 में। लेकिन आए दिन पाकिस्तान से गोलियां चलती रहती है, बदले में भारत को भी जवाब देना पड़ता है। कभी कभी ये तो गोलीबारी बहुत तेजी से होने लगती है, लेकिन इस बार वहां के एनएसए ने कहा कि हम लोग इस समझौते को बहुत तेजी से फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और दोनों सेना एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएगी। अगर कभी इस तरह का कुछ उत्सावे वाली बात होती है तो दोनों सेना के जो वहां पे कमांडर लेवल के ऑफिसर बैठे हैं वो दोनों एक दूसरे पे हॉटलाइन से बात करेंगे। आर्मी का एक तो अलग सिग्नल होता है हॉटलाइन, जिसपे वो बात कर सकते हैं और तुरंत मामले की निपटारा किया जाएगा। और इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वहां फ्लैग मीटिंग होगी, व्हाइट कलर का झंडा उधर से फौजी का एक बटालियन लेके आता है और इधर से आता है, फिर बैठ के बातें हो जाती है। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसको हम लोग डीजीएमओ के नाम से जानते हैं, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये उस एरिया के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर होते हैं। इनकी बैठक करके त्वरित कार्रवाई से उसे हम लोग दूर किया जा सकता है, जिससे कि वहां शांति हो। क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लग गया है कि भारत जो है अब पूरी तरह सुदृढ़ हो गया, उसको बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाएगा तो वर्ल्ड लेवल पे भी उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। अब इसमें जो वहां के एनएसए है उनका कहना है कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। अरे भाई साहब, आपकी कौन सी जीत है? पूरी दुनिया को पता है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। एफएटीएफ में, एफएटीएफ जो होता है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में हो सकता है, या फिर ग्रे लिस्ट में भी है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो इस बात पर आप पे प्रतिबंध लगा देगी अगर आप आतंकवादी घटनाओं में ज्यादा संलिप्त रहेंगे। तो वहां गोलीबारी के आड़ में पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाते थे। तो एफएटीएफ में अगर ये लोग भारत ये इस तरह के सीज फायर को नहीं रोकते, मान के चलिए बहुत ज्यादा गोलीबारी करते, तो एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट कर देते। और जहां ये ब्लैक लिस्ट करते ना, तो ब्लैक लिस्ट का प्रभाव इतना भयानक पड़ता कि ये किसी से व्यापार नहीं कर सकते थे। और अंदाजा लगाइए कि कोरोना वैक्सीन को भी खरीदने में इन्हें बहुत दिक्कत होता। तो जब वैक्सीन खरीदने में दिक्कत होता ब्लैक लिस्ट में होने के बाद, तो सामान्य मतलब व्यापार करने में तो पूरी तरह से चौपट हो जाते। तो ये इमरान खान की जीत नहीं है, बल्कि एफएटीएफ का दबाव है कि पाकिस्तान को इस तरह से समझौते करने पड़ रहे हैं। और ये कर लेना दोनों के लिए भलाई है। देखिए भाई, हम आपको भी कहते हैं एनएसए साहब, हम सरकार के ना हम कोई अंग है ना कुछ है, लेकिन हम अपने देश को भली भांति जानते हैं कि अगर आप एक गोली नहीं चलाइएगा तो इधर से गोली नहीं चलेगी। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, किसी को काट के फेंकने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गोली चलाएंगे, पुलवामा जैसे हमला करेंगे, तो हम लोग लाहौर तक घुस के मारेंगे लोग। लेकिन इतना बात समझिए, आप गोली नहीं चलाइए। हम इतना तो जानते हैं कि भारत से गोली बिना मतलब की नहीं चलेगी। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका भारत से मदद मांगा है। अब भाई, श्रीलंका भारत से मदद क्यों मांगा है? तो श्रीलंका का एक छोटा सा हिस्ट्री समझते हैं। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने श्रीलंका पे मतलब बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, वही राजीव गांधी ने सेना भेज दिया था श्रीलंका की मदद के लिए। हुआ क्या था, देखिए, इंदिरा गांधी ना, पाकिस्तान का ये एरिया है पूर्वी पाकिस्तान, 1971 की भीषण लड़ाई हुई थी, तो भारत ने पाकिस्तान के किसी भी जहाज को इस साइड से यहां जाने नहीं दिया था। तो श्रीलंका ने कहा था चले जाओ। तो जब जहाज यहां से फ्लाइट भर रहे थे ना, तो उनका फ्यूल खत्म हो जा रहा था। तो ये 174 बार
यहाँ पर फ्यूल भरने की अनुमति दिया था श्रीलंका ने। उनकी जहाजों ने श्रीलंका में उतर कर 174 बार फ्यूल भरा, फिर जाके भारतीय सेना पर बांग्लादेश पर आक्रमण करती थी। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 की लड़ाई पर वीडियो